Good morning, my dear students. This is your Neetu ma'am, and once again welcome to the online platform of Defense Services Academy. Now again I am back with the detailed analysis of the April 2021 GAT paper, and that especially on the English paper. Now this year the English paper was of the moderate level. Now amid the COVID situation, government has taken the examination and the students must have done their best to solve the paper. तो इंग्लिश के पेपर की अगर हम बात करें बच्चा, तो इंग्लिश के पेपर का लेवल मीडियम था. सिनोनिम्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, एंटोनिम्स बहुत इजी थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आउट ऑफ द थिंग थे, डिफिकल्ट थे, बट ओवरऑल द लेवल वाज मीडियम एंड दे हैव टू मेंटेन देयर लेवल. तो वंस अगेन आई नीतू घई वेलकम्स यू ऑल on the online platform of Defense Services Academy, and I am here to solve the English paper for you all. So let's begin the English paper NDA 2021. Now I'll give you the detailed paper analysis with the correct answer. Okay, so let's begin. Now the part 1 section is sentence completion, fill in the blanks. So this is the moderate one. अगर थोड़ा सा भी logic लगाया होगा आपने तो you will get the answers, and my students will connect to me कि when I have explained these type of sentences in the class, they know the answer, what to do. So let's begin with that. Okay. Now the first question is, there was a time when West Germany was a distinct dash. Now here distinct means clear. Distinct means clear. Now clear, ल्यूसिड क्लियर, एकदम साफ साफ. अब बात हो रही है वेस्ट जर्मनी की. तो एक समय था जब वेस्ट जर्मनी एक क्लियर तौर से किस फॉर्म में देखी जाती थी? पॉलिसी के फॉर्म में. क्या वो वेस्ट जर्मनी कोई पॉलिसी थी? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. नाउ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट विच इज नॉट क्लियर. तो यहां तो हम क्लियर बोल रहे हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं, तो ये गलत है. टू ऑप्शंस व्हिच आर लेफ्ट आर पॉलिटी एंड हियरार्ची. नाउ polity, a government structure. Okay, hierarchy means कि where the rank authorities की बात हो रही है. राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजगद्दी पे वही बैठेगा जो राजा की फैमिली से होगा. तो that means the correct answer is hierarchy. So this is the correct answer for the question number 1. So I hope you have done this in this way only. Okay, then let's move to the next question. Now I was dash with the film. I had expected it to be better. Now this is the easy one. थोड़ा सा logic लगाना है, थोड़ा सा common sense लगाना है. I was dash with the film. जब भी हम sentence construction करते हैं, we know कि यहाँ पर verb चाहिए. ये subject है, ये object है, तो we want verb. Okay, disappointed, disappointing, annoying, prejudiced. अब appointing and annoying, disappointing एडजेक्टिव है, annoying एडजेक्टिव है, तो यहां पर हमें वर्ब चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गए. प्रेजुडाइज होना, पार्शियल होना, पार्शियल होना, यहां है डिसअपॉइंट होना. तो आप मूवी को देखकर पार्शियल हुए कि डिसअपॉइंट हुए? नाउ वॉज लगा है, पासिव वॉइस में है, तो डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड इज द राइट आंसर. V2 फॉर्म, यहाँ हैड एक्सपेक्टेड लगा है, we want V2 फॉर्म here, तो disappointed is the correct answer for this question. Okay, now जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. It was a dash experience, everybody was shocked. See, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको whenever you are solving any of the sentence, subject plus verb plus object, सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. ओके, और नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स जो नाउन की डिटेलिंग दे रहे हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. क्लियर? वर्ब जो होते हैं, वर्ब V1, V2, V3, V4 फॉर्म में होते हैं. अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ चाहिए क्या आपको. इट वॉज अ, आपको डैश एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि वो एक्सपीरियंस कैसा था. एक्सपीरियंस एक नाउन है, आपको वो बताना है वो नाउन, वो एक्सपीरियंस कैसा था. टेरिफाइड, टेरिफाइड V2 फॉर्म है, आपको यहाँ V2 फॉर्म नहीं चाहिए. यू वांट अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन, जो उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करे. तो हॉरिफाइड ये भी नहीं, ये दोनों तो रॉन्ग है. नाउ टेरिफाइंग या डिनाउंसिंग, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना.
आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं तो एक्सपीरियंस डिनाउंसिंग नहीं होता, एक्सपीरियंस टेरिफाइंग होता है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. तो आई होप यू हैव डन दिस आंसर इन दिस वे. ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट्स डैश when they perceive danger. तो एलिफेंट्स के वॉइस की साउंड की बात हो रही है. एलिफेंट्स क्या करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है. नाउ सी सिंग, क्या वो गाना गाते हैं? एलिफेंट्स नेवर सिंग. नाउ वाइन, वाइन मीन्स टू क्राई और टू कंप्लेन, रोने की आवाज निकालना. एलिफेंट्स कभी भी रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते. नो दिस. फ्रॉलिक, फ्रॉलिक मीन्स मूव इन अ चीयरफुल वे, एकदम खुश मिजाज में घूमना झूमना. हम बात कर रहे हैं डेंजर की, तो क्या कोई खतरा देख के खुशी खुशी झूमेगा? नो. तो ट्रम्पेट, एलिफेंट ऑलवेज ट्रम्पेट, एलिफेंट्स के साउंड को बोला ही ट्रम्पेट जाते हैं. तो आंसर इज ट्रम्पेट. ओके, now the next, the first film on Tagore was such a success that now they are going to make a dash. Now this is an easy question. जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, अगर मूवी का सेकंड पार्ट आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? We have seen many movies जिनके सेकंड पार्ट आए हैं. गोलमाल के कितने पार्ट्स आए हैं. तो जब भी हम कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिनका कोई सेकंड पार्ट आता है, हम उसको बोलते हैं सीक्वल. दिस इज द इजी थिंग. तो यहाँ पे सीरियल नहीं, सीक्वेंस नहीं, आंसर इज सीक्वल, सीक्वेंशियल भी नहीं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ सिक्स, द यूनाइटेड नेशंस हैड डैश 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर पेट हेल्थ. नाउ यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है? 2020 को रूल्ड किया है? नो. ऑर्डर किया है क्या 2020 को? उस ईयर को कुछ ऑर्डर किया है? नो. फोरटोल्ड करना, टू प्रिडिक्ट, पहले से बताना, भविष्यवाणी करना. नो. डिक्लेयर्ड, द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 2020. तो करेक्ट आंसर इज डिक्लेयर्ड. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय ब्रदर इज डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे. यहां पर बट कि एक जो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा है वो वैसा रहता है, लेकिन आज वो लेट है. तो वो कैसा है? पंक्चुअल. देखो, माय ब्रदर इज डैश पंक्चुअल. अगेन पंक्चुअल इज अ नाउन. अब आपको नाउन की डिटेलिंग देनी है कि वो कैसा पंक्चुअल है. सी, नॉर्मेटिवली रॉन्ग, प्राइमरीली मतलब बेसिक लेवल पे नो, नॉर्मली. तो नॉर्मली वो पंक्चुअल रहता है, बट आज वो लेट है. जो भी वर्ड्स ly से खत्म होते हैं वो एडवर्ब है. तो एडवर्ब बता रहा है कि वो कैसा पंक्चुअल है. नॉर्मली वो पंक्चुअल है, बेसिकली नहीं. तो नॉर्मली इज द करेक्ट आंसर. नाउ माय सन इज डैश, ही ट्रस्ट एवरीवन. मेरा बेटा ऐसा है कि वो हर एक पे विश्वास कर लेता है. ना. क्रेडिबल, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, क्रेडिबल इंडिया. तो क्रेडिबल विच कैन बी बिलीव, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो. इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते. तो क्रेडिबल तो नहीं, सेंसिबल, समझदार, वाइज, ये भी नहीं. नाउ गलिबल और फैलिबल. फैलिबल इज अ पर्सन विच वन हु डज मिस्टेक्स, जो बार बार गलती करता है. तो मेरा बेटा बार बार गलती करता है, वो सब पे विश्वास करता है. या गलिबल, गलिबल वन हु ट्रस्ट अदर्स इजिली, जो बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेता है. ओके, तो व्हेन अ पर्सन ट्रस्ट others easily, he is known as a gullible person. So this is the correct answer. That is why they have mentioned the reason he trusts everyone. So gullible is the best answer. Now see the ninth question बचा. Mahatma Gandhi was a lover of humanity. Humanity मतलब इंसानियत. Just to love other humans as the same way you love yourself. So Mahatma Gandhi was a lover of humanity and a dash believer in the goodness of human nature. तो यहाँ believer कैसे believer थे? वो hopeful believer. Hopeful means positive. तो positive believer? No. Cheerful, happy believer? Cheerful means enjoying, cheer करना. Cheerful believer? No. Powerful, powerful मतलब ताकतवर, mighty. तो पावरफुल बिलीवर नहीं. स्टॉन्च, स्टॉन्च बिलीवर मीन्स सिंसियर, लॉयल, डेडिकेटेड, जो टिका रहेगा अपनी बात पे, जो अपनी बात से हटेगा नहीं. तो आंसर इज स्टॉन्च. स्टॉन्च इज द करेक्ट आंसर. स्टॉन्च बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. ओके, चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट. नाउ व्हेनेवर वी सी द सेंटेंस रिगार्डिंग विश, विश
डिनोट सब्जंक्टिव पास्ट, इमेजिनेशन, आप विश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं काश ऐसा हो जाए, काश ये हो जाए। तो whenever this type of sentences come in the exam, we use V2 for it. Okay, past tense use करते हैं हम। तो I wish I know, no is a wrong answer. Have known past perfect, no. Knew is the correct answer. Known तो होगा ही नहीं। तो I wish I knew her before we met. तो subjunctive past में we use the past tense. Remember, I wish I were the Prime Minister of India. तो we always use were to denote the past tense. तो यहाँ पर past tense के लिए new. तो 10 sentences वो sentence completion we have done. Now we move forward to the next segment of the question paper, that is the error detection part, spotting the error part. So let's check out the sentence number 11. You don't have a monopoly on suffering. Now monopoly means एकाधिकार, एक का अधिकार होना. Okay, the sentence thing, you don't have a monopoly on suffering. Suffering means problem. आपका परेशानियों पे पूरा अधिकार नहीं है. Other people don't have problems too. एक आप ही नहीं है कि जिनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, सब लोग परेशान हैं. तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, यहाँ तक तो सेंटेंस करेक्ट है. Other people don't have problems too. Don't, negative word, have problems too. Two again negative word. So two negatives are not used together. This two is not making sentence. यहाँ two नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था either. तो other people don't have problems either. तो यहाँ पर दो negatives एक साथ use हैं, don't के साथ two गलत है, तो error part is C. C is wrong here. Okay. Now sentence number 12. If you say that someone you admire, अगर आप ये बोलते हो कि आप किसी को पसंद करते हो, एडमायर करना, पसंद करना, तारीफ करना, अच्छा लगना. Someone you admire has a feet of clay. Feet of clay, again an idiom. Feet of clay means one who have some weakness, character flaws. किसी की character में कुछ गलत है, किसी की कुछ weakness है, तो feet of clay. That means you cannot trust that person. Okay. You mean that they have hidden faults. तो सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो and that person is having feet of clay, तो उसमें कुछ छुपी हुई गलतियां हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो फ्लॉज हैं. Now check out the error in this sentence. If you say that someone is a subject, someone is a singular subject, someone singular pronoun, someone, no one, everyone, anyone. We have done this in the class very clearly. So someone use or no one use or everyone use or means singular subject. Now someone you admire has. अब यहाँ has किसके लिए लगा है? someone के लिए. someone singular subject है, उसके साथ has लगा है जो correct है. तो यहाँ तक तो sentence correct है. Now you mean that they. अब ये they pronoun किसके लिए लगा है? they लगा है someone के लिए. someone है singular, तो ये गलत है. they के साथ have लगा है, तो ये भी गलत है. तो वहां पे they have नहीं होना चाहिए. अगर the gender of the pronoun is not mentioned to you, of the noun is not mentioned to you, we take it, we assume it as a male gender, तो वहां होना चाहिए he has. they have नहीं, तो they have की जगह we want he has. The error part is C part. So C part is erroneous here. Okay. Now my students must have done it correctly because they know we have done these type of sentences many times in the class. Okay. The easy question to score. Now sentence number 13, he refused to change his decision. उसने अपना decision change करने से मना कर दिया. He refused it, point out. Now what do you mean by point out here? Point out. The error is here. The correct word is point blank. Point blank idiom we have done. Point blank means directly, मुंह पर, straightforward, correct. एकदम क्लियरली मुंह पे मना कर देना. ओके, तो she refused the proposal point blank. If my students remember this, we have done this sentence, especially this sentences in the class. कि she refused the proposal point blank. उसने मुंह पर उस proposal को मना कर दिया. तो यहाँ पर point blank आना चाहिए. तो C is the erroneous part here. Now sentence number 14, the importance of trade in Mughal times reinforced the cultural definition of wealth as something comprising of movable property.
इजी सी मिस्टेक है और आपने बार बार ये सब किया है, प्रपोजिशन में हमने किया है, हमने अपने ग्रामर के क्लासेस में कितनी बार किया है। कंप्राइजिंग ऑफ इज अ रॉन्ग वर्ड। कंप्राइजिंग के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता है। कंप्राइजिंग मीन्स इंक्लूडिंग। Comprising means including. We have done the sentences based on this. This society is comprising 16 flats, 16 houses. हमने किया है ये sentences. तो comprising के बाद of नहीं लगता है. It should be only comprising. Okay? Done. The error part is C here. Many C error parts are here in the examination. Now, sentence number 15. In the 19th century, most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government. अब अगर आप यहाँ पे most को error करके आए हैं कि यहाँ दा चाहिए, यहाँ डिग्री की बात नहीं हो रही, यहाँ दा नहीं चाहिए, ये गलत है, ये सही है, यहाँ पे दा यूज नहीं होगा, एरर है यहाँ पर। Stay clear from. Stay clear from is a wrong thing. The correct phrase is to stay clear of. From नहीं चाहिए, off चाहिए. To stay clear of या to keep clear of means दूरी बना के रखना. To avoid, to be apart, उनसे दूर रहना. तो 19th सेंचुरी में many and most मतलब बहुत से जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने ये ट्राई किया कि वो इंपीरियल गवर्नमेंट से कुछ दूरी बना के रखें. ओके, तो एरर पार्ट अगेन इज सी. तो सी इज द एरर पार्ट. इट शुड बी स्टे क्लियर ऑफ. जस्ट काउंट योर स्कोर कि कितना स्कोर हो रहा है बाय चेकिंग आउट द राइट आंसर. 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट गए हैं. लेट मी नो in the comment section. Just comment on the video if you are present, if you are getting this in a nice way. Let's continue with the sentence number 16. Now, next sentence, he began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. तो उसने जब अपना discussion start किया वो ये बताना चाह रहा था men and women had. Now had past perfect tense, the thing something started in the past and ended there in the past even. But यहाँ पर हम बात कर रहे हैं difference, biological difference between men and women. तो कैसे past में difference था biological, आज नहीं है, आज भी है, present तक continue है, तो यहाँ had नहीं चाहिए. Had is wrong there. यहाँ होना चाहिए had नहीं. Present perfect. It's continuing. ये आज भी difference है. सिर्फ पहले नहीं था, आज भी है, चला आ रहा है वो डिफरेंस. ओके, सो द अगेन एरर पार्ट इज C1. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 17. दिस इज द इजीएस्ट इन द एग्जाम. दिस सेंटेंस nobody must have done in the wrong way. बहुत इजी. अगर आपने बेसिक ग्रामर पता है ना, this is the easiest sentence. Though he is poor but he is honest. We have done this, especially this type of sentence many a times in the class, many a times. यहाँ पे सेंटेंस दो से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस दो से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. whenever the sentence is beginning with though, we are not allowed to use but with it. but makes the sentence compound. तो जब हमने दो लगा दिया, but की जरूरत ही नहीं है. though he is poor, he is honest. तो आंसर is B part. B part is erroneous part. दो के साथ कभी भी but नहीं लगता है. Now sentence number 18. My mother has been doing everything for the family. मेरी माँ फैमिली के लिए सब कुछ करती आ रही है. ओके, अब has been doing. Has been doing कौन सा टेंस है? Present perfect tense. We have done the thing कि present perfect tense के साथ हमें since या for चाहिए. Since means starting point, कब से करती आ रही हैं, एंड फॉर इज यूज्ड फॉर द टाइम ड्यूरेशन. कितने टाइम से कर रही हैं, कितने टाइम के लिए कर रही हैं. यहाँ पे सिंस और फॉर कहीं भी मेंशन नहीं है एज अ टाइम फ्रेज. डोंट गेट कंफ्यूज फॉर दिस फॉर. दिस फॉर इज नॉट यूज फॉर द टाइम फ्रेज. तो यहाँ पर हैज बीन डूइंग इज द रॉन्ग आंसर. It should be my mother does everything for the family. My mother is doing everything for the family. But has been doing is the wrong thing. Has been doing तो नहीं आएगा because since और for नहीं दिया गया. अगर since और for दिया रहता तो has been doing ठीक था. But यहाँ पर आएगा is doing या does. Okay? Now sentence number 19. When learning to dive, it is important to relax
in between and take breaks. Now we have done this कि whenever we are talking about some process, ongoing process, we don't use when, we use while. जब हम ongoing process की बात कर रहे हैं तो हम while यूज करते हैं. तो यहाँ ये बोल रहे हैं when learning to dive, जब आप तैरना सीख रहे हैं, जिस टाइम पर आप तैरना सीख रहे हैं उस प्रोसेस के दौरान ये इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में रिलैक्स करें और ब्रेक्स लें. तो यहाँ पर when is wrong, it should be while. तो erroneous part is A. A is the erroneous part, it should be while. Now sentence number 20. I have the opportunity to study in America next year. अगर आप फर्स्ट टाइम में देखेंगे तो ये सेंटेंस आपको नो एरर लगेगा कि इसमें कोई एरर है ही नहीं, बट इसमें एरर है. आई हैव द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी मेंशन की गई है, कुछ स्पेशल डेफिनेट थिंग मेंशन की गई है, तो यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा. इट शुड बी आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अमेरिका जाके पढ़ाई करने की. तो यहाँ पर आंसर शुड बी आई हैव एन अपॉर्चुनिटी. तो erroneous part is A part. Okay, so we have done 20 questions from the total 50 questions of NDA exam. Now if you are working with me, solving the paper with me, you must have got कि आपके most of the answers correct जा रहे हैं, और अगर correct जा रहे हैं तो well done, you have done a great job. अभी पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ है, 30 questions are left. Let's check out आगे क्या होता है. See, sentence number 21. Now यहाँ पे directions, यहाँ पर आपको antonyms start हो रहे हैं. From 21 we are checking the antonyms. That means you have to check out the best opposite word of the underlined word given in the question. He found her extremely attractive and charming. Attractive का best opposite ढूंढना है. Check out this. Unnatural, attractive का opposite unnatural, modern, wrong. दो बचते हैं disapproving, repulsive. अब आपने बचपन से पढ़ा है magnet, attract and repulse. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ attractive का opposite repulsive. तो repulsive is the best antonym of the attractive word. Okay, and as I have told you, antonyms were the easiest part in the English examination of NDA. So let's check some more antonyms. Now the sky is boundless. Now अगर आपको पता है boundless का मतलब जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है. Infinite, vast. अब अगर मैं यहाँ हाई देख रही हूं, बाउंडलेस का ऑपोजिट हाई गलत. वास्ट अगेन दिस इज अ सिनोनिम, सिनोनिम है इसका, तो ये गलत. एक्सपेंसिव, एक्सपांड हो सकता है, तो ये भी गलत. फाइनाइट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बाउंडलेस का मतलब ही होता है इन्फिनिट. इन्फिनिट का ऑपोजिट फाइनाइट, तो फाइनाइट इज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बाउंडलेस. ओके, द स्काई इज क्लियर टुडे. अब इससे इजी क्वेश्चन यू कैनॉट एक्सपेक्ट इन एनडीए एग्जाम. इतना लेवल तो उनका चाहिए ही. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट यू हैव टू अप्लाई अ लिटिल लॉजिक ऑन इट. नाउ स्काई इज क्लियर. क्लियर का एंटोनिम देखना है. ओके, नाउ ब्राइट. क्या क्लियर का ऑपोजिट ब्राइट है? नो. ओपेक, क्लाउडलेस, ब्लू. क्लियर का ऑपोजिट ब्लू भी नहीं. क्लाउडलेस मीन्स क्लियर, तो क्लाउडलेस मतलब क्लियर है, क्लियर मतलब क्लाउडलेस, तो ये तो सिनोनिम हो गया. ओपेक विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, विच इज नॉट क्लियर. आपने शुरू से फिजिक्स में पढ़ा है. ओपेक जो क्लियर नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्लियर का बेस्ट एंटोनिम है ओपेक. डन. तो इफ you are getting your answers correctly, what you have to do, you have to just like my video, comment on my video, and just register your presence on my video by commenting on it, by sharing it, and just giving your feedback. Your feedback is a booster for me. So just if you are liking this video, साथ साथ में comment भी करें, साथ साथ में आप उस पे feedback भी दें. Okay, the next sentence number 24. We are in the middle of the paper. Sentence number 24. I have a fascination for deep waters. This is again an easy question. Easy question, इससे ज़्यादा easy नहीं मिल सकता आपको एनडीए के एग्जाम में. They have to maintain their level. भाई इतना तो level चाहिए. अब deep, गहरा. Deep का opposite dark,
नो. डीप का ऑपोजिट लाइट? नो. डीप का ऑपोजिट डेंजरस? नो यार. डीप का ऑपोजिट शैलो. कितना आपने लॉकडाउन में कुकिंग चैनल्स में सुना है, डीप फ्राई करो, शैलो फ्राई करो. तो डीप मतलब बहुत गहरा, शैलो मतलब गहरा नहीं. Easy question. Okay, now the next question, sentence number 25. My boss has been too generous. Now, generous मतलब very kind, बड़े दिल वाला, जो खुलकर चैरिटी करता है, सबको सबकी तकलीफ समझता है, सबके नीड में काम आता है. Now, hostile, angry, rude. तो generous का opposite hostile? No. Evil, evil again bad. No. रफ, यहाँ रफनेस की बात नहीं हो रही. आंसर इज स्टिंगी. स्टिंगी इज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स कंजूस, जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करता, जो किसी पर भी पैसा खर्च नहीं करता. तो आंसर इज स्टिंगी. स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी. नाउ अगेन दिस वर्ड वी हैव डन मेनी अ टाइम्स इन द क्लास एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस सेंटेंस रॉन्ग. यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस सेंटेंस रॉन्ग. प्लेंटी मतलब बाउंडलेस, बहुत ज्यादा, अबंडेंट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इन अ लार्ज क्वांटिटी. आपको इसका ऑपोजिट सर्च करना है. अगलीनेस, ब्यूटीफुल और अगलीनेस की बात नहीं हो रही. स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब लैक. प्लेंटी मतलब सरप्लस, बहुत ज्यादा, ये बहुत कम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. स्कैरसिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो वी हैव reached till the sentence number 26. We continue with the next sentence, sentence number 27. So the students, next sentence for the antonym, and the sentence says that he is an industrious workman. Now, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, मैं आप लोगों को हर बार क्लास में बोलती हूँ, बी डिलीजेंट एज एंट. एक चींटी के जैसे मेहनती बनो. तो इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनत करना, कभी हार नहीं मानने वाला. डिलीजेंट इज द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस. हमको ढूंढना है एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस. एक्टिव मीन्स काम कर रहा है, नो. प्रोडक्टिव मीन्स काम कर रहा है. लॉयल्टी की बात ही नहीं हो रही. आंसर इज लेजी. इजी वन, इजी टू स्कोर. I have told you earlier even कि antonyms are the easiest part of the ND exam. Check out the next sentence, sentence number 28. Plants grow in abundance here. बात growth की हो रही है कि plants कैसे grow होते हैं. Grow and large, तो ये तो synonym हो गया. Spread मतलब फैलना, मतलब grow करना. हम ढूंढ रहे हैं antonym. Now stretch, stretch करना, again फैलना. तो ये तीनों तो मिलते जुलते word हैं grow के, तीनों ही wrong है. The correct answer is shrivel. तो दिस ट्रिक इवन आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप थोड़ा से भी कंफ्यूज हो रहे हैं, चेक आउट द अदर ऑप्शंस. अगर अदर ऑप्शंस आपको टोटली रॉन्ग लग रहे हैं, दैट मीन्स यू आर करेक्ट इन योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द सेंटेंस नंबर 29. अब जस्ट टेल मी फ्रैंकली, ऐसा कोई वर्ड है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ऐसी कोई चीज है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की. एक बार नहीं, बहुत बार, मेनी अ टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड. रेयरली, रेयरली मीन्स कभी कभी. रेयरली मीन्स कभी कभी. नहीं, नेगेटिव नहीं है, कभी कभी. यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड. शी रेयरली कम्स हियर. कितनी बार मैंने आपको ये सेंटेंस एग्जांपल में दिया है? मेनी अ टाइम, 100 टाइम्स आई हैव गिवन यू दिस. नाउ रेयरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली. ओके, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, ठीक है. रेयरली मतलब कभी कभी. ऑलवेज अगर यहां होता नेवर, अगर यहां होता नेवर, तो नेवर का ऑपोजिट होता, नेवर का ऑपोजिट होता ऑलवेज. तो यहां रेयरली का ऑपोजिट नेवर नहीं है, ऑलवेज नहीं है. सेल्डम मीन्स कभी कभी, रेयरली मीन्स कभी कभी, फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार. तो फ्रीक्वेंटली इज द ऑपोजिट. ऑलवेज नहीं होगा. सेल्डम और रेयरली मिलते जुलते. सेल्डम मीन्स कभी कभी. ही सेल्डम कम्स हियर, ही रेयरली कम्स हियर मीन्स मिलते जुलते. दिस इज द रॉन्ग आंसर. आंसर इज फ्रीक्वेंटली बिकॉज वी आर सर्चिंग द ऑपोजिट ऑफ रेयरली. ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. शी इज अ रादर क्रूक्ड वुमन. क्रूक्ड मतलब नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं है. अगर हम ये शेप की बात कर रहे हैं तो बेंट, नॉट स्ट्रेट. अगर हम किसी के नेचर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स घुमा फिरा के बात करने वाला, जो लॉयल नहीं है, जो सीधी सीधी बात नहीं करता, घुमा फिरा के बात करता है. करप्ट है, जो करप्ट है, जो डिसलॉयल है. तो आपको इसका एंटोनिम सर्च करना है. एंटोनिम
जो पोलाइट है नो, जो जेनरस है नो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये घुमा के बात करता है, सीधी बात नहीं करता, ये सीधी बात करता है, एकदम मुंह पे बात करता है, एकदम क्लियर बात करता है। ओके, तो वी हैव डन 30 क्वेश्चंस एंड आई होप आपके ज्यादातर आंसर्स करेक्ट होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ फ्रॉम हियर वी आर बिगिनिंग द सिनोनिम्स। सिनोनिम सर्च करना है हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में, सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है उसका। हर स्माइल वॉज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस आपने बायोलॉजी में बार बार किया था, जो बहुत जल्दी फैल जाता है, कॉन्टेजियस डिजीजेस, स्प्रेड होने वाली, फैलने वाली, ओके, जो बहुत जल्दी पकड़ लेती है दूसरे को, जो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेती है ना। एरोगेंट क्या इसका सिनोनिम है? नो। डिसरिस्पेक्टफुल? नो। सार्कास्टिक मीन्स कमेंट करना, सार्केज्म मीन्स बहुत स्वीटली किसी पे कमेंट कर जाना, ओके, तो दिस इज रॉन्ग। कैचिंग, कैचिंग इज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्टेजियस, मीन्स वो बहुत जल्दी आपको कैप्चर कर रही है, आपको अपनी पकड़ में ले रही है, तो उसकी स्माइल बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत फैलने वाली है, बहुत जल्दी आपको पकड़ लेगी, तो आंसर इज कैचिंग। Question number 32. Her dynamic nature impressed everyone. First of all, what do you mean by dynamic? New, नया नया, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ change, every time something new. Now, dynamic you all know, जो हर दिन कुछ नया कर रहा है, हर कुछ दिन change कर रहा है. We have to find out the synonym of dynamic. क्या dynamic का synonym enduring है? This word we have done in the class. Enduring means tolerance. बर्दाश्त करना, टू बियर द पेन, किसी दर्द को सहन करने की शक्ति को, सहन शक्ति को बोलते हैं एंड्यूरिंग। अटेंटिव, डायनेमिक का सिनोनिम अटेंटिव, यहाँ अटेंशन की बात नहीं हो रही, क्या वो जेलस है? नो। एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी जो डेली एवोल्यूशन कर रहा है, कुछ नया नया कर रहा है, एवोल्यूट हो रहा है, कुछ नया क्रिएटिव कर रहा है, तो डायनेमिक का बेस्ट सिनोनिम है एवोल्यूशनरी, तो आंसर इज सी। Check out the next question, and the next question is 33. She was lamenting her destiny. Now destiny मतलब किस्मत. Lamenting word we have done many times in my class. I told you don't be a crybaby. Don't lamenting the thing. Don't behave in a lamenting way. Lamenting मतलब रोते रहना, इल्जाम लगाते रहना, दोष देते रहना, हर बार किसी ना किसी चीज के लिए परेशान रहना, कंप्लेन करना। नाउ सी, सेलिब्रेटिंग, लैमेंटिंग मतलब टू क्राई इन अ कंप्लेनिंग वे, आप बस शिकायतें ही कर रहे हो, आप सिर्फ रो ही रहे हो, ओके, तो कंप्लेनिंग वे में आप शिकायत कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पर सेलिब्रेटिंग इसका बेस्ट सिनोनिम नहीं है। बीमोनिंग, ब्लेमिंग, मेकिंग तो नहीं है, ये दो ऑप्शन में से देखते हैं। ब्लेमिंग मतलब इल्जाम लगाना, ब्लेमिंग मतलब टू ब्लेम, हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं टू क्राई इन अ कंप्लेनिंग वे। तो बी मोन का मतलब होता है रोना, शिकायत करना, तो वो अपनी किस्मत को दोष दे रही है, किस्मत पे के लिए रो रही है, तो आंसर इज बी मोर्निंग, ओके। नाउ अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। अब आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्गेनिक फूड, अनऑर्गेनिक फूड, तो ऑर्गेनिक फूड की हम बात करें तो नेचुरल फूड, बट यहाँ हम ऑर्गेनिक फूड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे ऑर्गेनिक का तो वो नेचुरल है, बट यहाँ पर आपसे लिटरल मीनिंग नहीं पूछा जा रहा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड का बेस्ट सिनोनिम क्या है, तो यहाँ पे नेचुरल नहीं है, अगर आप उसको नेचुरल करके आए हैं तो यू हैव डन इट रॉन्ग। यहाँ पर सिनोनिम स्पीडी भी नहीं है। अनयूजुअल, ऑर्गेनिक, अनयूजुअल, नो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड से ग्रो हो रही है, एक प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रही है, एक सिस्टम से ग्रो हो रही है, एक डिसिप्लिन से ग्रो हो रही है, तो आंसर इज डी, दैट इज डिसिप्लिन। Now, question number 35. His charm lies in his oratory. We have done this word many a times in the class. Oratory skill. He is an orator. Orator, one who speaks fluently. One who is having a gab, a gift of gab. बोलने की कला, जो बहुत अच्छा बोलता है। Orator होना
बहुत अच्छा बोलने वाला होना, स्पीकर, अ गुड स्पीकर। ओके, तो ऑरेटरी स्किल मतलब स्पीकिंग स्किल। अब यहाँ पे डिसीट, डिसीट मतलब टू चीट, तो वो धोखा नहीं दे रहा। एलोक्वेंस, लुक्स, नोबिलिटी, दिस इज रॉन्ग, लुक्स दिखाने की बात नहीं हो रही, एलोक्वेंस। रिमेंबर यू हैव डन एलोक्वेंट कॉम्पिटिशन, तो एलोक्वेंस मतलब स्पीकिंग स्किल, आप किस तरह बात करते हो। ओके, तो आंसर इज एलोक्वेंस, तो ऑरेटरी मीन्स एलोक्वेंस। सेंटेंस नंबर 36, शी इज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो पैट्रन मतलब जो तारीफ नहीं, जो सपोर्ट करता है, वन हु इज अ सपोर्टर, जो सपोर्ट कर रहा है, वन हु इज अ स्पॉन्सर, जो उसको बैकअप दे रहा है, वन हु इज अ स्पॉन्सर, जो उसको बैकअप सपोर्ट दे रहा है। ना एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन वन हु टेक्स रिस्क फॉर द बिजनेस, वन हु tries new startup for the business, one who invest money capital in the business to start a new business, तो एंटरप्रेन्योर नहीं। एडमायरर, वन हु प्रेज, जो तारीफ कर रहा है। यहाँ पैटर्न आर्ट एंड कल्चर की वो तारीफ नहीं कर रही, आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट कर रही है, तो एडमायर नहीं। क्रिटिक, क्रिटिक मीन्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल, कलेक्टिव क्रिटिसिज्म, क्रिटिक मतलब कलेक्टिव क्रिटिसिज्म। हम यहाँ क्रिटिसिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की, तो आंसर इज बैकर। बैकर मतलब बैकअप सपोर्ट, तो यहाँ पैटर्न मीन सपोर्टर, बैकर मतलब सपोर्टर, सो दिस इज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैटर्न। नाउ सेंटेंस नंबर 37, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। यहाँ पर बात हो रही है एरोगेंस, उसके रूड नेचर की, उसके एरोगेंस की। हम उसका सिनोनिम ढूंढ रहे हैं ना, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी टू बी सिंपल, ठीक है, जो शो ऑफ नहीं करता, नो शो ऑफ, तो यहां पे वो शो ऑफ नहीं कर रहा इसलिए सिंपल है। ओके, अनप्रिटेंशियस, अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करें, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, अनप्रिटेंशियन जो दिखावा नहीं करता, टू नॉट टू शो ऑफ, तो जो शो ऑफ नहीं कर रहा है, नो शो ऑफ, सेम। तो अनप्रिटेंशियस और सिंप्लिसिटी तो सेम हो गए, ये दोनों नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं सिनोनिम एरोगेंस का। अब कंसर्न मतलब वरी, कोई आपका ध्यान रख रहा है, कोई आपके बारे में चिंता कर रहा है, उसको बोलते हैं कंसर्न। कई बार आप बोलते हैं थैंक्स फॉर योर कंसर्न, तो आपने जो मेरा ध्यान रखा, आपने मेरी चिंता की, उसके लिए थैंक्स, तो ये नहीं। कंसीट, कंसीट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, तो कंसीट का मतलब है सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, तो एरोगेंस का बेस्ट सिनोनिम है कंसीट। ना सेंटेंस नंबर 38, She undertook a recognizance of the entire issue, तो उसने पूरे इश्यू को रिकॉग्नाइज किया, पूरे इश्यू को चेक किया, पूरे इश्यू की जांच पड़ताल की। ओके, अब जांच पड़ताल, रिवैल्यूएशन करना, किसी चीज की वैल्यू लगाना, फिर उसको रिवैल्यूएट करना, हम उसकी वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे। रैटिफिकेशन, टोटल कंसेंट, सबकी मर्जी लेना, सबकी हाँ लेना, सबकी मर्जी लेना, उसने इश्यू की जांच पड़ताल की है, सबकी मर्जी नहीं जानी, सो दिस इज रॉन्ग। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिकॉग्नाइज। ओके, यस। सेंटेंस नंबर 39, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। नाउ इजी वन, रेप्लिका उसके जैसा, उसकी कॉपी, ओरिजिनल नहीं, उसकी कॉपी। नाउ प्राइड मीन्स शान, लव मीन्स प्यार, ओरिजिनल, ओरिजिनल है, यहाँ रेप्लिका की बात हो रही है, रेप्लिका मीन्स उसकी कॉपी, क्लोन मीन्स कॉपी, जो ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनल नहीं है वो रेप्लिका है, वो क्लोन है, तो आंसर इज क्लोन। Okay, now sentence number 40, the last for the synonyms. The sardonic nature of her stories made her stand out among the contemporary writers. Now contemporary, modern, today's date writers, आज के writers जो है उनमें से उसका जो लिखने का स्टाइल है वो सार्डोनिक है। सार्डोनिक स्टाइल होने के कारण वो आज के जो भी राइटर्स हैं उनमें से अलग खड़ी होती है, थोड़ी सी अलग है। तो सार्डोनिक मीन्स क्या?
सार्डोनिक मीन्स कंपैशनेट, कंपैशनेट मीन्स सिंपैथेटिक, कि वो उनसे सिंपैथेटिक है, सिंपैथी रखती है, नो। इंसाइटफुल, डिटेल ध्यान देती है, इंसाइटफुल है, डीप नॉलेज है उसको। कॉमिक, जोकर टाइप, जो मजाक कर रहा है। मॉकिंग, मॉकिंग मीन्स जो बिटर है, जो कमेंटिंग है, जो बिटर ट्रुथ को सामने लेके आ रही है, उनकी जैसी बातें कर रही है, कमेंट कर रही है। तो आंसर इज सार्डोनिक का मॉकिंग, उनके बारे में बता रही है, उन पे कमेंट कर रही है एंड बिटरली कमेंट कर रही है। ओके, तो टिल हियर वी हैव रीच्ड the end of your English examination paper. Only 10 sentences are left, and that segment is of idioms and phrases. And idioms and phrases are difficult, bit difficult, but we'll solve that. I hope you have understood this, and just give your feedback while watching the video. And if you like the way of presentation, just give your feedback, comment on my video and share it as much as you can. Next, we'll move to the idioms and phrases. Now, moving to the last part, last segment of your NDA English exam, and this is idioms and phrases. Now, idioms and phrases, मैंने आपको बताया है इनका डायरेक्टली लिटरल मीनिंग नहीं होता, but you have to connect with the idiom so as to analyze with the meaning. Now, the idiom is overstep the mark. एक मार्क बनाया गया है, एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है और आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहे हैं, आप उस लक्ष्मण रेखा के बाहर जा रहे हैं। आपको बोला गया है कि इस लाइन से बाहर नहीं जाना और आप इस लाइन से बाहर जा रहे हैं, मतलब अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। आपको जो बोला गया है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। ओके, आप अपने मार्क को ओवरस्टेप कर रहे हैं। नाउ चेक आउट द मीनिंग व्हिच कैन कनेक्ट विद दिस इडियम। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, नो, यहाँ सक्सेस की बात ही नहीं हो रही है। टू स्टेप इनटू समवन एल्सेस एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, किसी और के एक्सपर्टाइज एरिया में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप उनको सलाह दे रहे हैं, नो। To upset someone by doing, saying more than you should. Yes, आप किसी को नाराज कर रहे हैं, क्या करके कि जो उन्होंने आपको बोला है नहीं करने के लिए आप वही काम कर रहे हैं। They have set a limit for you, they have set a boundary for you कि आपको ये बोलना चाहिए और आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए, और आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं उनकी बात ना मान के। So this is the correct answer for this idiom. Okay, now check out the next idiom. Question number 42, palsy walsy friends. तो palsy walsy friends बहुत गहरे दोस्त, बचपन के दोस्त, बहुत गहरे दोस्त। दैट मीन्स वी कैन राइट डीप फ्रेंड्स, बहुत गहरी दोस्ती है उनकी, ठीक है। तो गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फ्रेंड्स बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, अनफ्रेंडली। द बेस्ट आंसर इज गुड फ्रेंड्स। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, मुश्किल में काम कर रहे हैं, मुश्किल में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि बचपन से दोस्त है, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है और बहुत पुराने दोस्त हैं। तो आंसर इज गुड फ्रेंड्स। चेक आउट द सेंटेंस नंबर 43, दैट इज द थर्ड इडियम, ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। अब आपने मम्मी मूवी देखी है, द मम्मी देखी है। अब वहां पर इमेजिन करो आप किसी किले में या गुफा में जा रहे हो और आपको एक डब्बा मिला और आपने वो डब्बा खोल दिया। आपको पता नहीं था कि वो बॉक्स खोलना था कि नहीं खोलना था, और जैसे आपने खोला उसमें से कुछ हवा और या कुछ मधुमक्खियां या कुछ अजीब से कीड़े मकोड़े निकल आए, मीन्स कुछ परेशानियों वाली चीज निकल आई। तो आपको वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। पेंडोरा रिलेटेड टू पैंडेमिक, पैंडेमिक महामारी, वी आर फेसिंग द पैंडेमिक कोविड नाउअडेज। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो नहीं आनी चाहिए, ऐसी कोई तकलीफ जो नहीं आनी चाहिए थी, और आपके वो बॉक्स खोलते से ही वो सब फैल गया। ओके, नाउ चेक आउट दिस, टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। नाउ टू डू समथिंग आउट ऑफ कंपल्शन, आपने जबरदस्ती वो बॉक्स खोला है, नो। टू डू समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और उससे ज्यादा कुछ हो गया, नो। टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट कॉजेज अवार्ड्स एंड सेरेमनीज फॉर यू, अवार्ड्स और सेरेमनीज नहीं मिल रही हैं। पेंडोरास बॉक्स मिजरीज लेके आ रही है, तकलीफ लेके आ रही है, प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। तो दिस इज द बेस्ट आंसर कि विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ मिजरी ऑल ओवर। ओके, सो द बेस्ट आंसर इज ए।
Now 44, pull your socks up. अपने मोजे वोजे पहन के रेडी हो जाओ भाई, एग्जाम का टाइम आ गया है. तो pull your socks up मतलब just get ready for the function. No, function में नहीं जाना है. Pull your socks up मतलब just improve yourself. अब तो तैयार हो जाओ. Now it's the peak time. अब टाइम ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का. तो to get well dressed for the occasion, no, हम पार्टी में नहीं जा रहे सॉक्स पहन के. मैं आपको ये नहीं बोल रही कि सॉक्स ऊपर करके पार्टी के लिए रेडी हो जाओ. सॉक्स ऊपर कर देना मतलब जस्ट टू बी रेडी फॉर द एफर्ट, फॉर द मिशन, फॉर द थिंग यू आर made for. Okay, to improve your work, your behavior, to speak in an honest way without hesitation, no. To be in control of an organization of secretly, no. Answer is improve your work or behavior. कि अब भी वक्त है, just get ready for your mission. तैयार हो जाओ, जंग पे जाना है. Okay, now sentence number 45. And it says to get under somebody's skin. किसी के स्किन के अंदर चले गए, किसी के स्किन के अंदर चले जाए. कोई आपको अगर मच्छर भी डंक मार रहा है और आपकी स्किन के अंदर है, हाउ यू फील? यू फील इरिटेटेड. तो कोई इंसान आपको इतनी तकलीफ दे रहा है कि आपकी स्किन के अंदर है, दैट मीन्स आपको इरिटेट कर रहा है, आपको बहुत अनॉय कर रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है. ओके, टू डिसीव समवन, डिसीव मतलब टू चीट. वो धोखा नहीं दे रहा आपको, बट वो आपको इरिटेट कर रहा है. टू एडमायर समवन, एडमायर मतलब प्रेज, तो आप प्रेज नहीं कर रहे. टू एनॉय समवन, टू सपोर्ट समवन. सपोर्ट समवन इज द रॉन्ग आंसर. टू एनॉय समवन मीन्स किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान कर देना. ओके, तो बेस्ट आंसर इज टू एनॉय समवन. नाउ कमिंग टू द लास्ट 5 क्वेश्चन ऑफ द पेपर, एंड क्वेश्चन नंबर 46. टर्न टॉपसी टर्वी. टॉपसी टर्वी टर्न करना मतलब पूरी तरीके से चेंज कर देना, उसको टोटली चेंज कर देना, उसको टोटली मॉडिफाई कर देना. ओके, ना टू कंप्लीटली चेंज समथिंग. ओके, टू कंप्लीटली इवैल्यूएट. हम इवैल्यूएट तो कर रहे हैं बट उसको चेंज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज नहीं आया है. टू एंजॉय योरसेल्फ ग्रेटली, अपने आप को एंजॉय करने की बात ही नहीं हो रही. टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ, एग्जॉस्ट कर देना, थका देना. हम बात कर रहे हैं टर्न टॉपसी टर्वी, पूरे ऊपर नीचे आए बाएं सब तरीके से टोटल चेंज कर देना. तो आंसर इज टू कंप्लीटली चेंज समथिंग. ओके, now next sentence number 47. a clarion call. a clarion call means आपको बहुत अर्ज किया जा रहा है, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि क्या करना है. that means आपको इंसिस्ट किया जा रहा है. ट्रम्पेट कॉल, जीत का कॉल नहीं है वो. एंड इंटिमिडेटिंग वॉइस, आपको इंटिमिडेट किया जा रहा है. नो. अर्जेंट ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट है, अपील है. क्लैरियन कॉल एंड अपील, रिक्वेस्ट है, आप स्ट्रांगली अपील कर रहे हो. वी हैव डन अपील्स इन द क्लासरूम. तो अपील मीन्स अ स्ट्रांग रिक्वेस्ट. आप किसी को मना रहे हो, आप किसी को इंसिस्ट कर रहे हो, आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कुछ काम करने के लिए. तो आंसर इज अ स्ट्रांग रिक्वेस्ट. नाउ सेंटेंस नंबर 48. एंड द इडियम सेज फायर इन द बेली. फायर इन द बेली दैट मीन्स पेट में कुछ तो है, कुछ पैशन है, कुछ कर दिखाने का जुनून है. वो पैशन है कि जिसके बिना आपको नींद ही नहीं आती, आपके सपने उस पैशन पे बेस हैं. तो if you want to become an NDA officer, you must have that fire in the belly, and all of you must have that strong passion to reach your goal, to achieve your ambition. Okay, so fear and hatred, no. Fire in the belly means strong passion. Determination जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है. पावरफुल एम्बिशन, दिस इज द करेक्ट आंसर. आपका एम्बिशन इतना स्ट्रांग है, आपका पैशन इतना स्ट्रांग है कि आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो. ओके, सो आंसर इज पावरफुल एम्बिशन. नेक्स्ट 49. अ हंकी डोरी सिचुएशन. हंकी डोरी सिचुएशन, देयर आर, चेक आउट द ऑप्शन एंड वील फाइंड आउट द आंसर. So hunky dory situation means a situation where everything is fine, everyone is happy and satisfied. सब लोग खुश हैं, satisfied हैं, कंटेंट है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरीवन इज जस्ट इन अ रिलैक्सिंग मूड, सेटिस्फाइड, कंटेंट, हैप्पी, फाइन, नॉर्मल. ओके, देयर आर सीरियस इश्यूज अमंग पीपल. हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, ये इश्यू की, तो ये तो रॉन्ग आंसर हो गया. देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी. या वी कैन कंसिडर दिस, बट चेक आउट द अदर ऑप्शंस. इवन देयर इज वॉर एंड ब्लड शेल ऑल ओवर.
हर जगह सिर्फ लड़ाई और खून खराबा है. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्पी टाइम्स, हैप्पी गो लकी, एकदम खुश खुश. देयर इज नो वर्क, ओनली इंजॉयमेंट. हम यहाँ इंजॉयमेंट और वर्क की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लोग खुश हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये दिस इज द बेस्ट आंसर for hunky-dory situation. Now check out the last question of the paper and the question number 50, the last idiom of the idiom section. Give somebody a leg up. किसी को एक leg up देना. Leg up तो हम सब देते हैं. Leg up क्या होता है? Leg up देना किसी को support करना successful होने में, किसी की help करना successful, किसी को ऊपर उठाना. ओके, तो टू पुल समवन डाउन, अब हम यहाँ ऊपर उठा रहे हैं, ये डाउन कर रहा है, तो नहीं. टू डिसीव एंड बिट्रे समवन, डिसीव मतलब टू चीट, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे, रॉन्ग. टू हेल्प समवन फॉर द लाइवलीहुड, उसकी रोजी कमाने के लिए, उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए हेल्प करना. या टू हेल्प समवन टू बिकम सक्सेसफुल, उसको सक्सेसफुल होने में हेल्प करना, किसी को उसके लेवल से ऊपर उठाना, किसी को उसकी जरूरत पे काम देना. तो आंसर इज डी. डी इज द बेस्ट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 50, द आंसर इज D. So we have done almost 50 questions of the ND English exam. I hope most of the answers you have marked are correct. And if you are regularly following me and my videos, you must have done these type of question many a time in my class. So if you want more videos and some better things, some better presentation, just give your feedback, because your feedback is a booster dose for us. And if you want me to improve, if you want me to do some more videos on NDA syllabus, just give your feedback. So this was the detail and the easy presentation, easy analysis of NDA English exam 2021. I hope you all have liked this video. Just give your feedback, just comment on the video and share the video as much as you can. This is your Neetu ma'am signing off, saying you bye. Take care, be safe. Thank you.